नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन पर, उनके जो संघर्ष रहे हैं और भारतीय संविधान को बनाने में उनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान पर, उस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाँ, हमारे पास एक स्रोत है, डॉक्टर अंबेडकर, जीवन संघर्ष और संविधान निर्माण। हम इसी से कुछ खास पहलू आज समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और मकसद यही है कि बाबा साहब जो इतने बड़े विद्वान थे, एक नेता, एक समाज सुधारक, उनके जीवन के जो अहम पड़ाव हैं और उनकी जो विरासत आज भी कायम है, उसे थोड़ा समझें। सही कहा। उनका पूरा जीवन ही देखें तो दलितों के अधिकारों के लिए एक तरह की लड़ाई थी। हाँ, अनवरत लड़ाई। और हमारे संविधान को, जो भारतीय लोकतंत्र की नींव है, उसे बनाने में उनकी भूमिका तो खैर केंद्रीय थी। तो चलिए इस पर बात करते हैं। जरूर। शुरुआत शायद उनके बचपन से करनी चाहिए। 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। और उनका परिवार महार जाति से था। उस समय इस जाति को अछूत माना जाता था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बचपन से ही उन्हें समाज में काफ़ी गहरा भेदभाव झेलना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। और देखिए, यही जो शुरुआती अनुभव थे ना, रोजमर्रा की वो चुभन, वही उनके भविष्य के काम की एक तरह से नींव बनी। अच्छा। ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रह गई थी, इसने उनमें वो आग जलाई कि भाई समानता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना है। उनका जो संकल्प था वो यहीं से मजबूत हुआ। बिल्कुल। और ये सोचना भी कितना असाधारण है कि इतने सारे सामाजिक अवरोध थे, मुश्किलें थी, उसके बावजूद उनकी जो पढ़ाई लिखाई, उनकी एकेडमिक यात्रा रही, वो कितनी प्रभावशाली थी। हाँ, बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, फिर वो बाहर गए, अमेरिका गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। मतलब ये सिर्फ डिग्रियां लेना ही तो मकसद नहीं रहा होगा, है ना? ये जो इतनी पढ़ाई की है, वो उनके बड़े मिशन में कैसे काम आई? ये बहुत अच्छा सवाल है। उनकी जो शिक्षा थी, खासकर आप देखें अर्थशास्त्र में, कानून में, राजनीति विज्ञान में, वो सिर्फ एकेडमिक डिग्री नहीं थी। वो उनके संघर्ष के हथियार बने। जैसे कोलंबिया में उनकी थीसिस थी, या जाति व्यवस्था पर जो उनके शुरुआती विश्लेषण थे, वो दिखाते हैं कि वो कैसे सामाजिक और आर्थिक ढांचों की जड़ तक पहुंच रही थी। अच्छा, मतलब गहराई से समझ रहे थे वो। हाँ, गहराई से। और ये जो ज्ञान था, इसने उन्हें वो बौद्धिक ढांचा दिया जिससे वो दलितों के अधिकारों के लिए तर्क के साथ मजबूती से अपनी बात रख सकें और बाद में संवैधानिक सुधारों का पूरा खाका खींच सकें। तो मतलब ये हुआ कि उनकी जो विद्वत्ता थी, वो उनके सामाजिक न्याय के आंदोलन का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। बिल्कुल। उन्होंने लगातार दलित समुदाय के लिए सिर्फ शिक्षा या रोजगार के बेहतर मौके ही नहीं मांगे, बल्कि जो बुनियादी मानवीय गरिमा होती है, बराबरी का हक होता है, उसकी आवाज उठाई। हाँ, और उनका संघर्ष सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं था। वो सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ भी लड़ रहे थे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी लड़ रहे थे, और जो धार्मिक जड़ताएं थीं, उन पर भी सवाल उठा रहे थे। सही। और ये सारी चीजें मिलकर ही उनके उस सबसे बड़े योगदान की, कहना चाहिए, पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी, जो था भारत का संविधान। और फिर आता है वो दौर संविधान सभा का, मसौदा समिति का। अक्सर उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका वो कितनी निर्णायक थी असल में? देखिए, निर्णायक शब्द भी शायद कम पड़ जाए। वो संविधान सभा की सबसे अहम समिति थी मसौदा समिति। मतलब वो समिति जिसने संविधान का पहला पूरा ड्राफ्ट लिखा। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, उसके वो अध्यक्ष थे। और स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर रहे थे, वो बहसों को सही दिशा दे रहे थे। जो मुश्किल मुद्दे थे उन पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मौलिक अधिकारों की बात हो, या अल्पसंख्यकों के संरक्षण की, या फिर सामाजिक समानता के जो प्रावधान थे, इन सब पर उनकी छाप दिखती है। क्या हम स्रोत के आधार पर किसी खास संवैधानिक सिद्धांत या अनुच्छेद का जिक्र कर सकते हैं जहां उनका प्रभाव एकदम साफ दिखता हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अनुच्छेद 17 को ही ले लीजिए, अस्पृश्यता का अंत। हाँ, छुआछूत का अंत। ये सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष और अनुभवों का सीधा नतीजा है, उसका प्रतिबिंब है। सही बात है। इसी तरह जो सकारात्मक कार्रवाई है, यानी रिजर्वेशन, आरक्षण के प्रावधान, उसके पीछे भी उनका बहुत मजबूत तर्क था। उनका मानना था कि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उसे दूर करने के लिए, और जो वर्ग हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष उपायों की जरूरत पड़ेगी। उनका ये भी मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो ये बस एक मोटी सी कानून की किताब तैयार करना नहीं था,
ये तो एक तरह से भविष्य के भारत के लिए एक सामाजिक और नैतिक दिशा निर्देश तैयार करने जैसा था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संवैधानिक तरीकों से एक सामाजिक क्रांति लाने की कोशिश थी। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था। हाँ, वो करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद थी, बराबरी के एक नए दौर का वादा था, और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि और उनकी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, बल्कि जो हमारा आधुनिक लोकतांत्रिक भारत है उसकी कानूनी और नैतिक नींव रखने में उनकी भूमिका केंद्रीय थी। हाँ, 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया, लेकिन उनके विचार, उनका काम, वो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, क्या? कि वो सामाजिक न्याय और बराबरी जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसे आज के भारत में पूरी तरह से हकीकत बनाने के लिए हमें और क्या कदम उठाने की जरूरत है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पर